Next question. Starting from the origin, a body oscillates simple harmonically with a period of 2 seconds. After what time will its kinetic energy be 75% of the total energy? Did we solve this question? No. Okay. तो अब very simple, इसके 3-4 मेथड है, तो मैं आपको 2 या 3 बता दूंगा, but ultimately I want you to think of such shortcuts. Starting from the origin से start किया तो x equal to a sin omega t, ये fix. A body oscillates simple harmonically with a period of 2 seconds. कितने टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी विल बी 75% ऑफ टोटल? तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी इज 75% ऑफ टोटल. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. a square minus x square. 75% of the 75 by 100. Total is half k a square. कैंसल और ये हो गया कैंसल. a square minus x square equal to 3/4 of a square. तो सॉल्व करोगे तो you will get, from here you will get x square equal to a square minus 3/4 of a square. मतलब x square equal to 1/4 of a square. तो अब ऐसा है, आफ्टर व्हाट टाइम कहाँ है? टाइम यहाँ पे है नहीं. तो अब एक काम करो, टेक स्क्वायर रूट फर्स्ट. तो x इक्वल टू a बाय 2. नाउ यू कैन से, इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन. मतलब x इक्वल टू a साइन ओमेगा t इक्वल टू a बाय 2. कैंसिल और कैंसिल. साइन ओमेगा t इक्वल टू 1/2. 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है? π/6. तो साइन ऑफ π/6. तो यहाँ पे ओमेगा टी आ गया आपके पास π/6. ओमेगा है 2 पाई बाय टाइम पीरियड इंटू टी इक्वल टू π/6. पाई और पाई कैंसल, राइट. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी बाय 12. लेकिन कैपिटल टी कितना 2. तो 2/12 मतलब 1/6. अब ये आपका आ गया एक मेथड. मेथड नंबर 2. आपको मैंने स्ट्रेट अवे बताया था कि काइनेटिक और टोटल का रेशो आता है 1 माइनस एक्स बाय ए का स्क्वायर. और काइनेटिक अगर 75% ऑफ टोटल है, मतलब 75/100 मतलब 3/4. तो ये डायरेक्टली है 3/4. 1 माइनस x इज a साइन ओमेगा t अपॉन a का स्क्वायर. कैंसिल और कैंसिल. तो 3/4 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t. अब 2 तरीके सॉल्व करने के, वापस साइन स्क्वायर को यहाँ लाओ, इसको वहां लाओ, तो ये मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3/4 मतलब 1/4. तो वापस से आ गए वहीं पे, यहाँ पे, है ना. कैसे? साइन स्क्वायर अगर 1/4 है तो साइन कितना 1/2. या फिर इसको कॉस स्क्वायर बोल दो, वो भी चलेगा. 3/4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा भी चलेगा. टेकिंग स्क्वायर रूट, इफ यू टेक स्क्वायर रूट हियर यू गेट √3/2. √3/2 इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी. बट √3/2 कॉस की वैल्यू आती है π/6, 30 डिग्री. कॉस ऑफ π/6 इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी. वापस आ गया आप ओमेगा टी इक्वल टू π/6 पे. तो अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मुझे. यू नो दिस इज व्हाट यू विल गेट. मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 4. 4 5 मेथड है, तो थर्ड बता देता हूं. मेथड 3. मैंने आपको एक बार बताया था कि काइनेटिक एनर्जी से इजी है पोटेंशियल एनर्जी. अगर 75% टोटल का काइनेटिक है तो बचा हुआ 25 पोटेंशियल. और अगर आपको याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी ये डायरेक्टली आता है x बाय ए का स्क्वायर. बात खत्म. 1/4 ये x बाय ए का स्क्वायर मतलब 1/2 इक्वल टू x बाय ए, राइट. यहां से और 2 मेथड है इस पॉइंट से.
बहुत सारे मेथड्स ही मेथड्स है, कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होगा तो। x इक्वल टू ए बाई टू, x इक्वल टू ए बाई टू, एक्स डिस्प्लेसमेंट ए बाई टू कब होता है, t बाई 12 पे। हमने 3-4 बार सॉल्व किया है, हो गया। 2/12 1/6। नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, नहीं याद होगा तो अब यहाँ पे x की जगह पे डालो a साइन ऑफ ओमेगा टी, a और a कैंसिल, वापस आ गया साइन ओमेगा टी हाफ। साइन ओमेगा टी हाफ मतलब वापस आ गया ओमेगा टी इक्वल टू π/6। फिर सॉल्व करोगे तो वापस मिलेगा 1/6 सेकेंड। तो मेथड नंबर 4, रुको रुको जरा, यहीं पे ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो आपने डाला, यहीं पे अगर x की जगह पे a साइन ओमेगा टी डाल दिया तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर निकाल लेंगे कॉमन, ए स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ गया 3/4। मतलब आप वापस से पहुंच गए यहाँ पे। गुड। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, विच एवर मेथड यू लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, joke. For a particle executing SHM, the displacement is given by x equal to a cos omega t. कहां से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे साइड बाय साइड दिखा देते हैं कि पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम। आइडेंटिफाई द ग्राफ which represents the variation of potential energy as a function of displacement and time. तो potential energy as a function of time and displacement. तो ये जो ग्राफ नंबर 1 है on the left hand side, ग्राफ नंबर 1 on the right hand side 2, ये जो 1 है ये potential against time है, potential energy against time है। जब पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, मतलब t इक्वल टू 0, पार्टिकल कहाँ था, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी होती है 0, पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम। ओके, तो लुक यहाँ पे पहले ग्राफ में विथ टाइम, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, डॉटेड लाइन इज साइन वेव। साइन वेव मतलब, और उसी मैंने जैसे बताया, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। x मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम, और x में अगर cos है तो पोटेंशियल में cos का स्क्वायर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी शुड बी अ कोसाइन वेव एंड नॉट साइन वेव, राइट। तो डॉटेड लाइन ही साइन वेव है, नंबर 1, कोसाइन नहीं है। नंबर 2, जैसे मैंने बताया, t इक्वल टू 0 पे, मतलब इस पॉइंट पे, ये जो डॉटेड लाइन है t इक्वल टू 0 पे ये है 0, लेकिन t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां था, एक्सट्रीम। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होना चाहिए कि मैक्सिमम, मैक्सिमम। मतलब ये जो डॉटेड लाइन नंबर 2 है वो तो हो नहीं सकता, तो योर आंसर विल हैव 1, राइट। तो अब ये और ये तो नहीं हो सकता। अब सेकेंड ग्राफ पे जाते हैं। सेकेंड ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी बट नॉट विथ टाइम बट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी एट द मेन पोजिशन इज 0। कौन सा बता रहा है, ये जो m लिखा है वो m नहीं है, वो 3 है एक्चुअली, 3, राइट। तो ये जो बोल्ड लाइन है ना, डॉटेड, डॉटेड लाइन अगर आप देखोगे तो x इक्वल टू 0 पे इट इज मैक्सिमम, वो तो काइनेटिक होता है ना। तो ये जो बोल्ड लाइन है, मतलब ग्राफ नंबर 3, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ x इक्वल टू 0 पोटेंशियल इज 0 एंड एट एक्सट्रीम पोजिशंस पोटेंशियल इज मैक्सिमम। तो 1 and 3, ऑप्शन नंबर ए। यस, आई विल रिपीट इट अगेन। आपको सिर्फ समझना ये है कि पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम, क्योंकि x इक्वल टू a cos ओमेगा t बोला है। बोला है मतलब कहां से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम। मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां था, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम। तो t इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। बोल्ड लाइन, t इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो ग्राफ नंबर 1, 2 तो नहीं आएगा, राइट। 2 इज फॉर पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, राइट, क्लियर। और ये तो आपको पता ही है, x इक्वल टू 0 मीन, मीन मतलब ओनली एनर्जी इज काइनेटिक एंड नॉट पोटेंशियल। तो ये जो बोल्ड लाइन देखोगे
दिस इज फॉर पोटेंशियल, क्योंकि बोल्ड लाइन जो आपको दिखाया है ग्राफ नंबर 3, कर्व नंबर 3, उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे, माइनस ए पे और प्लस ए पे, और जीरो कहाँ पे, मीन पे। ऐसा ही तो होता है ना पोटेंशियल में, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम एंड जीरो एट मीन। तो 1 and 3 इज ऑप्शन नंबर ए। अगले 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही है, जस्ट पे अटेंशन, नथिंग टू राइट। इन अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर at the mean position kinetic is minimum, is it? Kinetic is minimum at mean? No. Both kinetic and potential are maximum? No. Kinetic energy is maximum, potential is minimum? Yes. Okay. Next question, यह अभी किया हमने। For a simple pendulum, a graph is plotted between kinetic energy and potential energy against displacement. Against displacement, सिर्फ वहां पे डिस्प्लेसमेंट को x बोला था, यहाँ पे d बोला है, हो गया है ना। पोटेंशियल मीन पे जीरो और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, काइनेटिक मीन पे मैक्सिमम और एक्सट्रीम पे जीरो, एक ही तो ग्राफ है, हो गया डन। यहाँ पे उल्टा दिया है, ये तो हो नहीं सकता। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, नो, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ओनली व्हेन द फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, जैसे यू एंड अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ मासेस, तो उस केस में पोटेंशियल नेगेटिव होता है। यहाँ पे पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड दिस इज समथिंग आउट ऑफ द स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, छोड़ दो इसको। ऑप्शन बी 2015 जेई मेन का क्वेश्चन है 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, दिस इज वेयर यू हैव टू सॉल्व एन आइडियल स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज हंग फ्रॉम द सीलिंग। So you have a spring which is hung from the ceiling with spring constant K, and a block of mass capital M is attached to its lower end. So you have a block of mass capital M which is attached to its lower end. यहाँ पे एक mass M attach किया है। The mass is released, मतलब पहले क्या था, सिर्फ spring था, फिर mass लगा दिया, फिर release किया। ऐसा नहीं इसको स्ट्रेच करके रिलीज नहीं किया, आगे बोला है द मास इज रिलीज विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, आप स्ट्रेच करके रिलीज करोगे इट स्टार्ट परफॉर्मिंग वर्टिकल एसएचएम। यहाँ पे बोला है स्प्रिंग था, मास लगाया, अब छोड़ दिया तो अब क्या होगा, लोड की वजह से एक्सटेंशन होगा, इलास्टिसिटी। आगे पूछा है देन द मैक्सिमम extension produced in the spring is, so you have to go a little back in time, और 11th का जो आपने इलास्टिसिटी देखा था वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे what will happen is the string will be stretched because of the load। कितना स्ट्रेचिंग हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको आप बोलते हो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, और ये ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग था, स्ट्रिंग जो भी होगा वो। Okay, clear? Then again basics are required. So first of all you are supposed to find out maximum extension। इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए what is gravitational potential energy and how do you define gravitational potential energy। what is GPE, फॉर्मूला बता दो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो बताओ। नो, यू डोंट नो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? mgh। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, यू आर पार्शियली करेक्ट पार्शियली इनकरेक्ट। व्हाई? क्योंकि जो आप mgh बोलते हो इट इज एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यू आर हाफ करेक्ट हाफ इनकरेक्ट। मान लो मेरे पास एक पॉइंट है ऑन अर्थ, देयर इज अनदर पॉइंट एट सम हाइट h। इन रियलिटी ये टोटल मास ऑफ अर्थ इज m, रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R। तो पहले केस में जब अर्थ की सरफेस पे था तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिंगल ऑब्जेक्ट का नहीं होता है, सिंगल चार्ज का भी नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ऑफ अ सिस्टम। किसका सिस्टम? अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। जैसे you and earth, there is potential energy. If you say I have potential energy alone, that doesn't make any sense.
तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ऑफ अ सिस्टम। अब इस केस में आपको पता होना चाहिए इट इज G m1 m2 by r with a negative sign. Negative because gravitational force is always attractive. Attractive forces में potential energy is always negative. दूसरा, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता है तो आपको ग्रेविटेशन पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में force between two charged particles of course is K, which is 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by r square. ग्रेविटेशनल में सिर्फ K की जगह पे G m1 m2 by r square, चार्जेस की जगह पे मासेस। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हो, इन रियलिटी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हो K Q by r square। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट याद है क्या? K Q by r square, राइट? उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलना चाहिए। वैसे ही आपको आता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, K की जगह पे G, Q की जगह पे M by r square। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये ड्यू टू अ मास होता है। जैसे अर्थ के फील्ड में आप हो, राइट? तो एट एनी पॉइंट near the surface of earth you can define what is the field intensity। तो इंटेंसिटी में हमेशा एक चार्ज या फिर एक मास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में r स्क्वायर। फोर्स में और फील्ड में, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस है। फोर्स में ऊपर दो चार्जेस होते हैं क्योंकि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होता है, और फील्ड में एक ही चार्ज होता है। सिमिलरली यहां पे भी फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में एक ही डिफरेंस है। फोर्स में डिनोमिनेटर में r स्क्वायर होता है, यहां पे डिनोमिनेटर में r होता है। मतलब K Q1 Q2 by r, G m1 m2 by r पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और पोटेंशियल में एक ही डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में Q अपॉन r स्क्वायर होता है और पोटेंशियल में Q अपॉन r होता है। ये याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर पॉइंट 1 पे है तो R1, तो ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1। पॉइंट 2 पे है तो माइनस G m1 m2 बाय R2। R1 is just radius of the earth, but R2 happens to be R plus H। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा पीई, इट इज mgh। तो जो mgh आप बोलते हो इज एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एनीवेज इतने डिटेल की जरूरत नहीं थी, बट एनीवेज थोड़ा सा रिवीजन हो गया। अब ऑफ कोर्स जब जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा तब तब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। और अब इलास्टिसिटी लाना बाकी है इसमें। नाउ गोइंग बैक टू इलास्टिसिटी, अगर आपको याद होगा एक स्ट्रिंग लिया था, उसमें मास अटैच किया था, उसको छोड़ दिया आपने। आफ्टर अ वाइल वहां पे था इलॉन्गेशन। अब इलॉन्गेशन हुआ मतलब वर्क डन हुआ, क्योंकि अपने आप तो कोई भी चीज डिस्प्लेस होगा नहीं, डिस्प्लेस तो वर्क डन से होगा, लेकिन वर्क डन तो एनर्जी है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया कहां गया? स्टोर्ड इन द वायर इटसेल्फ, उसको आप बोलते हो इलास्टिक एनर्जी, which was half load into extension, 1/2 load into extension। तो याद रखो यहां पे भी सेम केस, ये जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है इसकी वजह से क्या हुआ? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, इलास्टिक एनर्जी। तो इतना ही आपको करना है इन रियलिटी। यू आर सपोज टू से लॉस इन GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल टू गेन, क्योंकि लॉस हुआ तो कहीं तो जाएगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ओके,
ये आपने अभी बताया mgx है ना, यहाँ पे mgx, क्यों x? अभी एक्सटेंशन को मैंने x माना है, इसके लिए x, एक्सटेंशन इज x, और इसका हाफ के एक्स स्क्वायर, याद है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल, और ये जो m है इसको इन्होंने कैपिटल लिखा हुआ है, तो कैपिटल। आपको क्या चाहिए था? एक्सटेंशन, मतलब x चाहिए था, तो यहां से x मिल जाएगा 2mg/k, है क्या 2mg/k? ऑप्शन नंबर बी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन a joke. A body executes simple harmonic motion. The potential energy, the kinetic energy, and the total energy are measured as a function of displacement x. Which of the following statement is true? Potential energy is maximum at x equal to 0. No, it is 0. Kinetic is maximum. Kinetic energy is maximum when it, yes, khatam, done. Clear? Next question. ये भी जोक है. Total energy of a particle executing simple harmonic motion is proportional to, it is independent of x, क्योंकि total energy is half ka square. It does not depend on x. It is same constant everywhere. It is a conserved quantity. Next question. Again a joke. The equation of motion of a particle is d2y by dt square plus ky equal to 0, where k is positive constant. The time period of the motion is given by, इस इक्वेशन को आप SHM के डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करने के बाद आपको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के, और यहां से आपको मिल जाएगा ओमेगा इक्वल टू रूट के, और ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड इक्वल टू रूट के, तो टाइम पीरियड टी इज 2 पाई बाय रूट ऑफ के, ऑप्शन नंबर सी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सिंपल, function sin square omega t represents, it cannot represent simple harmonic motion, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको कि sin square cos square ये SHM नहीं, ये पीरियोडिक होते हैं लेकिन SHM नहीं होते, तो ऑप्शन सी और डी में से एक आएगा। तो हाउ टू सॉल्व? वेरी सिंपल, sin square omega t, आपको याद होगा sin square थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो होता ही है, लेकिन अगर आपको पीरियड फाइंड करना है तो स्क्वायर नहीं चलता है, तो आपको स्क्वायर की जगह पे लाना होता है नीचे 2, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी विल बी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ऐसा आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, ये जो 2 ओमेगा है इसको मैं बोल देता हूं ओमेगा डैश, तो 1 माइनस कॉस ओमेगा डैश टी बाय 2, सो व्हाट इज ओमेगा डैश? हियर इज 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, बट यू नो टाइम पीरियड का इक्वेशन, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो टाइम पीरियड टी डैश इज 2 पाई बाय ओमेगा डैश, तो 2 पाई बाय ओमेगा डैश, बट ओमेगा डैश इज 2 ओमेगा, 2 कैंसल, तो टाइम पीरियड इज पाई बाय omega, so it is a periodic motion with time period of pi by omega. So that's it for today. We'll solve more questions in the next session.